हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी घर पे होंगे, सेफ़ स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे कि काफ़ी जो पैटर्न है उसमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसकी काफ़ी डिमांड है। लास्ट ईयर तो 20 थे, इस साल देखते हैं 16-17 क्वेश्चन की बात उठ रही है। देखते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे। पर मैंने एक सीरीज़ चालू करी है सुपर 30 या टॉप 30 जिसे आप कह सकते हैं, जिसके अंदर हम डेली 30 क्वेश्चन करेंगे। आज आपको पोल साइंस की वीडियो दे रहा हूँ, कल जो आपको दूंगा हिस्ट्री की वीडियो दूंगा, 30 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। 1 मार्क्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन है, और इसके अंदर हम एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का ऐड करेंगे। धीरे धीरे वेराइटीज़ बढ़ाएंगे, कभी 2 मार्क्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, कभी 6 मार्क्स वाले की। तो आज जो हमारा पहला सवाल निकल कर आता है, ये आपके एग्ज़ाम तक इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा और चलती रहेगी। फुल फॉर्म ऑफ सार्क। सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। पहला क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ जाएगा। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगला है, सार्क के वर्तमान सदस्य। सार्क में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 8 मेंबर्स है इसका आंसर। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन करते रहें। बांग्लादेश में लोकतंत्र कब से स्थापित हुआ? आपको पता होगा, बांग्लादेश संकट 1971 या कहें इंडो पाक थर्ड वॉर, जो भारत और पाकिस्तान का तीसरा युद्ध हुआ था, उसी के तहत बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। तो बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना कही जाती है 1971 से हुई थी। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्षेत्रीय संगठन था ये। एक रीजनल कॉरपोरेशन क्या होता है? रीजनल कॉरपोरेशन वो संगठन होते हैं जो उन देशों के द्वारा बनाए जाते हैं जिनकी जो भौगोलिक स्थिति है, क्षेत्रीय स्थिति है, जो आसपास रहते हैं, वो इन्हें बनाते हैं ताकि आपसी जो एक जैसी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको आसानी से हल किया जा सके और मदद मिल सके आपस में, क्योंकि ये बहुत नियर बाय रीजन में होते हैं, इसलिए इन्हें रीजनल कॉरपोरेशन कहा जाता है। यूएसएसआर में 70 सालों तक किस दल का शासन था? पूछ सकता है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म आप लोग देखिए, मेरे को तो पता है। किस दल का शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को बनाया गया। फॉर्मेशन डे ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की रचना कब करी गई? आप सभी को पता होगा, आंध्र प्रदेश जो था पहला भाषाई राज्य था जो 1956 में बनाया गया था। और डिमांड किसने करी थी इनकी? पोटी श्री रामुलु के द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए मांग उठाई गई थी, और वो अनशन पर बैठे थे। लगभग 51 या 52 दिन के बाद उनकी जो है अनशन करते करते ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडो चाइना बॉर्डर नेम। भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन कहते हैं उसे। 1 नंबर के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एनपीटी। एनपीटी की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी या परमाणु अप्रसार संधि। अगला है सीआईएस। आपका ये जो पहला था 2 नंबर का टॉपिक हुआ करता था, पर अब इसे एक्सप्लेन करके 6 और 4 मार्क्स के लिए डिटेल्ड कर दिया गया है। अगर आप कहेंगे तो इसकी वीडियो आपको मैं दे दूंगा। बाकी देखते हैं सीआईएस की फुल फॉर्म क्या है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, रशिया के द्वारा इसकी अगुवाई में ही इसकी स्थापना करी गई थी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? चीन में साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई। किसके नेतृत्व में? माओ से तुम कहते हैं, माओ के नेतृत्व में कहा जाता है। लिट्टे का विस्तार क्या है? लिट्टे आपको पता होगा, सार्क वाले चैप्टर में ही हमने पढ़ा था। श्रीलंका में जातीय संघर्ष चल रहा था, या जो था, जिसमें लिट्टे एक संघ ईलम बनाया गया था। उनकी भाषा में कहें तो लिट्टे की फॉर्म है लिबरेशंस टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ
तमिल ईलम, शायद से 3 ही है, कोई बात नहीं। रेल हड़ताल किसके नेतृत्व में हुई थी? जॉर्ज फर्नांडिस। हमारे आपातकाल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल हड़ताल करती गई थी। बोनस और सेवाओं की मांग को लेकर 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? पहले तो 42वें संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं। इसका जो उत्तर है, उत्तर तो बनेगा 1976, 1976 में हुआ था ये। इंदिरा गांधी के तहत इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा प्राप्त है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 59 प्रोविज़न है और इसमें जो हमारे चैप्टर से संबंधित बात है, जो विधायिका का कार्यकाल था 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। यही था हमारा 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव को बचाया, अपनी जो पद है उसको बचाया और अपना कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष करा लिया था। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव कौन जीता? 1969 में भी जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसमें वीवी गिरी जो खुले तौर पर खड़े हुए थे, उन्हें इंदिरा गांधी की सपोर्ट के द्वारा नया राष्ट्रपति बनाया गया। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? बॉर्डर नेम, उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, जो सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा बनाई गई थी 1947 के अंदर। सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा ये रेखा बनाई गई भारत और पाकिस्तान के बीच की। यूएनएचआरसी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। आज 1 नंबर के 16 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। मैं इसे मिटा के 2 नंबर के क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इन्हें देखिए एक बार। तो हमने 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के डिस्कस कर लिए और 10 क्वेश्चन हम 2 मार्क्स के कवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स के बारे में समझते हैं। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवी पर्स? प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स रजवाड़ों के या रियासतों के राजाओं को कुछ विशेष अधिकार या विशेष छूट दी गई थी। उन्हें मंथली भत्ता दिया जाता था, मासिक भत्ता दिया जाता था। इसी चीज़ को प्रीवी पर्स कहा गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ आने वाले अगली वीडियोस में हम पूछेंगे प्रीवी पर्स को समाप्त किसने करा था? इंदिरा गांधी ने। तो प्रीवी पर्स आई होप समझ में आया होगा कि रजवाड़ों के राजाओं को दिया जाने वाला मासिक भत्ता और कुछ विशेष अधिकार, विशेष स्वायत्ता, उसी चीज़ को क्या बोला गया है? प्रीवी पर्स। क्लियर है? ठीक है। निशस्त्रीकरण क्या होता है? निशस्त्रीकरण शस्त्रों को या विध्वंसकारी अस्त्रों शस्त्रों को ना बनाना, उन्हें कम करना, उनकी संख्या को सीमित करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। विकास का केरल मॉडल क्या है? विकास का केरल मॉडल, देखिए इसको पढ़ने के पीछे अपना एक रीज़न है। आप सभी को पता है केरल एक ऐसा राज्य है भारत का जो 100% लिटरेसी रेट में है, यानी जो साक्षरता दर है वहाँ पर बिल्कुल 100 है। उसके पीछे अपने रीज़न है, केरल ने जो विकास का मॉडल अपनाया, यानी वह मॉडल जिसके तहत केरल में विकास करा जाएगा, उसकी अपनी विशेषता रही, जिसका परिणाम ये निकला कि केरल के अंदर साक्षरता दर बिल्कुल 100% है। तो केरल मॉडल से एक डेफिनेशन के थ्रू हम समझें, विकास का वह मॉडल जो केरल ने अपनाया केरल मॉडल कहलाता है, जिसमें कुछ विशेषताएं थी। इन्होंने सबसे अग्रणी या जो अपनी प्रायोरिटीज़ रखी उसमें सबसे पहले रखा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी हटाना, रोज़गार के अवसर देना। ये 4 इन्होंने सबसे आगे मुद्दे रखे कि हमें अपने विकास के लिए इन 4 मुद्दों पर सबसे पहले काम करना है। कौन से थे? सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और अपना गरीबी उन्मूलन व क्या नाम है, रोज़गार के अवसर। ठीक है। क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं? अभी मैंने इस वाले क्वेश्चन में बताया था जब मैंने सार की फुल फॉर्म एक्सप्लेन करी थी। क्षेत्रीय संगठन वो संगठन होते हैं जिनकी भौगोलिक परिस्थिति लगभग बराबर होती है, मतलब एक जैसी होती है, और वो एक संगठन बना लेते हैं, क्षेत्रीय संगठन बना लेते हैं, जिसके तहत वो आपसी समस्याओं को बातचीत से और मिलकर हल करते हैं और साथ में विकास करते हैं। उन्हीं को क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है।
दो ध्रुवीयता की परिभाषा दीजिए। दो तरीके से दी जा सकती है। दो ध्रुवीयता से हमारा अभिप्राय है जब पूरा विश्व शक्ति के दो खेमों में बट गया हो, दो ध्रुवीयता कहलाती है। या आप पुराना जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का एग्जाम्पल है, आप उसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सन 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व शक्ति के दो खेमों, दो गुट, दो टीम में बट गया था। एक तरफ था अमेरिका, एक तरफ था सोवियत संघ। तो इसी कंडीशन को दो ध्रुवीयता बोला गया, बाइपोलैरिटी बोला गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा इजी है क्वेश्चन, और क्या बिल्कुल हाई लेवल का पेपर नहीं आएगा। इजी, मॉडरेट, हाई तीनों तरीके को मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जैसे कि विकास का किरल मॉडल बच्चों ने स्किप कर दिया होगा, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा मॉडरेट कह सकते हो। या जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं है, ये बनाने लायक क्वेश्चन नहीं कि इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखे हो। इसके लिए आपको एक नॉलेज होनी जरूरी है। जो 4 एडजेक्टिव ही लेकर चलाता कि इन 4 मुद्दों पर मुझे काम करना, जिसकी वजह से केरला जितना अग्रणी राज्य है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ईजी, मॉडरेट, हाई, हर तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए। वैश्वीकरण से हमारा अभिप्राय है पूरे विश्व को एक मंच पर लाके खड़ा कर देना, एक मंच पर जोड़ देना, वैश्वीकरण कहलाते हैं। अर्थात एक विश्व के किसी एक कोने में कोई घटना घटी, उस घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे कोने में किसी देश पर होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। शीत युद्ध की परिभाषा दीजिए। ये तो बहुत बेसिक सी है, आ सकती है पेपर में, किसी भी सेट में फेंक देंगे, फंस जाएगी। बच्चे सोचेंगे ये तो नहीं पूछी जाएगी, पूछ ली जाएगी। शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय है ऐसी अवस्था या ऐसी स्थिति का हो जाना जिसमें लगे कि युद्ध होने ही वाला है, परंतु वास्तविक रूप से किसी भी प्रकार की युद्ध ना होना। इसी स्थिति को क्या बोला जाता है? शीत युद्ध, यानी कोल्ड वॉर या ठंडा युद्ध। पहला चैप्टर है तो आप सभी को रट चुका होगा। कई लोग पढ़ पढ़ के पक जाते हैं, मैं पक गया था अपने टाइम पे। यूएसएसआर की प्रणाली से जनता असंतुष्ट होती है। इसके पीछे के 2 कारण देखिए। पहला तो सोवियत संघ का दबदबा बहुत ज़्यादा था। सोवियत संघ का नहीं, सॉरी, रशिया का इसके ऊपर प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था। पहला पॉइंट क्या है कि रशिया का दबाव ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो उन्मुख था या आगे की ओर जो अग्रसर देश था इसके अंदर, संगठन के अंदर, वो था रशिया। रशिया का दबदबा ज़्यादा था। दूसरा, सारी जो क्रियाएं थी वो राज्य के हाथ में थी। राज्य अपने हिसाब से सारी चीज़ों को देखता था। तो अन्य जो देश थे ना, वो विकास नहीं कर पा रहे थे, या जो जनता थी वो विकास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके जो अपोजिट में अगर हम अमेरिका की बात करें वो काफ़ी विकास कर रहे थे। तो ये 2 कारण थे जिसकी वजह से यूएसएसआर की जनता असंतुष्टि उसकी प्रणाली से, सोवियत प्रणाली से। गठबंधन की राजनीति क्या होती है? गठबंधन की राजनीति से हमारा अभिप्राय है जब किसी दल को हराने के लिए एक से अधिक दल, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, वो आपस में गठबंधन बना ले, यानी टीम अप कर ले। उसी प्रोसेस को कहा जाता है गठबंधन की राजनीति, और वह चुनाव में आए, ठीक है, चुनाव में खड़ी हो। गैर कांग्रेसवाद क्या है? देखिए, राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत दिया गया था, जिसके तहत क्या बात रखी गई थी कि उन्होंने ना पिछले 3 आम चुनावों को आराम से पढ़ा और समझा। तो उन्होंने जाना कि 3 आम चुनाव में कांग्रेस जीती, ठीक है, पर अन्य जो पार्टी हैं जिनको वोट मिला, अगर वो एक साथ हो जाएं तो कांग्रेस को आराम से हराया जा सकता है। इसी सिद्धांत को अन्य पार्टियों को एक घट में ला देना और कांग्रेस को हटाना, इनका मोटो क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें कांग्रेस को हटाना है। इसी अवस्था को, इसी सिद्धांत को गैर कांग्रेसवाद कहा गया, जो कि राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया। 16 क्वेश्चन ये, 10 क्वेश्चन ये, 26 क्वेश्चन हो गए। अब मैं 2-3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लाता हूँ, एक क्वेश्चन लाता हूँ मैं 6 मार्क्स का। एक बार इसे देखिए। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन है 4 मार्क्स के बारे में। देखते हैं इनके बारे में और जानते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से हमें टैकल करने हैं एग्जाम के अंदर। पहला है सोवियत प्रणाली की 4 विशेषताएं बताएं। हमें सोवियत संघ की जो प्रणाली थी, सोवियत प्रणाली, इसके बारे में 4 विशेषता बतानी है। सबसे पहले तो इसमें समाजवाद निकल कर आता है। समाजवाद पर आधारित थी ये वाला, जिसके अंदर सारी आर्थिक क्रियाएं सरकार के अंदर आया करती थी, वो थी सोवियत प्रणाली। तो पहली क्या है? समाजवाद पर आधारित। इधर आते हैं, उन्नत संचार प्रणाली। सोवियत संघ के अंदर काफ़ी अच्छी उन्नत संचार प्रणाली थी। अगला क्या है? नियोजित अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की जो प्रणाली थी, सोवियत प्रणाली, वो पूर्ण रूप से नियोजित थी। क्यों? प्लान थी जो इकोनॉमी थी, क्योंकि वो समाजवाद पर आधारित थी। सारी चीज़ें कौन देख रही थी? सरकार। तो सरकार क्या करेगी? जब सरकार के हाथ में काम होगा, वो प्लानिंग करके अर्थव्यवस्था को आगे चलाएगी। तो एक इसकी विशेषता क्या है? नियोजित अर्थव्यवस्था थी।
अब सरकार के हाथ में काम है तो सरकार क्या देगी, लोगों को रोज़गार देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बेरोज़गारी कम होगी या ना होना। उसी प्रकार कहा जाता है सोवियत संघ में जब तक समाजवाद यानी अंत तक 1917 में बोल्शेविक क्रांति में सोवियत संघ बना और 1991 में इसका विघटन हुआ, तब से लेकर तब तक इसके अंदर समाजवाद का शासन था और बेरोज़गारी का ना होना, वहाँ पर बेरोज़गारी नहीं थी। आपको सरकार के द्वारा हमेशा ही रोज़गार दिया जाता था, क्योंकि सरकार आपको कोई ना कोई प्रोवाइड आपके योग्यता के अनुसार प्रदान करती थी। तो ये था 4 मार्क्स का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, चुनाव आयोग के समक्ष 4 चुनौतियाँ बताएं। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बच्चे शायद से कंफ्यूज हो जाएं, जो चुनाव आयोग बात कर रहा है ये हमने 11th में पढ़ा था, हमारी फर्स्ट बुक का 3rd चैप्टर है चुनाव, जिसके अंदर हम चुनाव के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो इस वाले चुनाव की बात नहीं कर रहा, ये भारत में जब प्रथम आम चुनाव कराए गए उस समय चुनाव आयोग के सामने किस प्रकार की चुनौती थी उसके बारे में बात कर रहा है। चुनाव आयोग से मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, मैं अभी 1 मार्क्स का एक और ऐड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स का एक और, प्रथम चुनाव आयुक्त, जिसका उत्तर है सुकुमार सेन। तो आपके टोटल जो क्वेश्चन हो गए 29 क्वेश्चन हो गए हैं +1 एक क्वेश्चन और 6 मार्क्स का भी हम डिस्कस करेंगे। पहले से ख़त्म करते हैं, चुनाव आयोग के सामने किस प्रकार की चुनौती थी। 4 चुनौतियों के बारे में बता रहा हूँ आपको। पहली है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। देखिए उस समय कांग्रेस की वजह से आज़ादी मिली थी। कांग्रेस ऐसा दल था जो 1885 में बनाया गया और जो हमारे देश को यहाँ तक खींच कर लाया और उसने आज़ादी दिलाई। तो चुनाव आयोग का जो फ़र्ज़ बनता है या जो उसके सामने एक चुनौती निकल कर आई वो ये थी कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो। कांग्रेस एक बड़ा दल था, कांग्रेस के द्वारा ही सारी प्रक्रियाएं कराई जा रही थी, परंतु ज़रूरी नहीं कांग्रेस जीते। जो पार्टी डिज़र्विंग है, जिसके ऊपर लोगों का भरोसा है, उसी को जीतना चाहिए। ये पहली चुनौती आई इनके सामने, ठीक है। अगली क्या ही, मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधा है कि किस प्रकार मतदाताओं की सूची बनाई जाए। ये बाधा उनके सामने निकल कर आई, क्योंकि ना तो लोग शिक्षित थे, ना पहले कभी भारत में चुनाव हुआ, ना जनता को एक्सपीरियंस था इस चीज़ का। तो चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी समस्या क्या थी, मतदाता की सूची किस प्रकार बनाई जाए, कौन बनाएगा, कब बनाएगा, कितने दिनों में तैयार हो जाएगी। जिसका एक परिणाम ये निकला कि कई लाख महिलाओं का इसमें नामांकन नहीं हुआ, जिसके चक्कर में एक बात कही गई थी कि जब कुछ महिलाएं चुनाव देने पहुंची, उनका नाम चुनाव में वोट डालने पहुंची, उनका नाम लिस्ट में नहीं था। तो कहा गया, उन्हें किस नाम से संबोधित किया गया, अला की बेटी फला की बेटी, यानी अलाना फलाना कहा जाता ना, उस प्रकार से संबोधित किया गया था। परंतु हमारे जो प्रथम चुनाव थे वो सक्सेसफुल रहे। कम साक्षरता की समस्या, जनता बिल्कुल लो लेवल की पढ़ी लिखी, कुछ नहीं आता था, क्योंकि कृषि आधारित देश था। आज भी कृषि पर निर्भर करते हैं, पर थोड़ा एजुकेशन हमारा लेवल अप हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए सन 1947 के अकॉर्डिंग, तो उस समय किस प्रकार से वोटिंग बूथ बनाए जाएं, जनता को कैसे पता चलेगा वो किस दल को वोट डाल रही है। तो ये सब कम साक्षरता वाली चीज़ें थी। खुद भी काफ़ी लोग कम साक्षर थे, उस समय पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये काफ़ी एक बड़ी समस्या निकल कर आई, कम साक्षरता वाली, लोग कम पढ़े लिखे हुए थे। तो चुनाव कैसे कराया जाए, ये चुनाव आयोग के सामने एक चुनौती थी। चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, आज से पहले भारत के लोगों ने कभी चुनाव नहीं कराए थे, तो जो चुनाव कर्मी थे, कर्मचारी थे, उनको ट्रेन कैसे किया जाए, क्योंकि उसमें भी कम पढ़े लिखे या मीडियम पढ़े लिखे इस प्रकार के लोग हुआ करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने देश को आज़ाद कराने में काम किया। तो एक चुनौती ये भी थी चुनाव आयोग के सामने कि चुनाव कर्मियों को ट्रेन कैसे किया जाए, कितने चुनाव कर्मियों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे 29 क्वेश्चन हो गए हैं। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन और कराता हूँ। आज की हमारी सीरीज़ की अब पहला दिन था, इसे ख़त्म करेंगे। फिर देखिए एक बार इसे, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का, लगभग हमने 51 मार्क्स कवर कर लिए हैं। तो देखिए 20-22 मिनट की शायद से वीडियो हुई है, जिसके अंदर हमने 51 मार्क्स अपने कवर कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी खिंचती चली जाएगी। क्या आप इस बात से सहमत है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है, यानी वैश्वीकरण की वजह से विभिन्न देशों की जो संस्कृतियाँ हैं उनमें विभिन्नता बढ़ती जा रही है, अलग अलग प्रकार के वेरिएशन होते जा रहे हैं। हाँ या ना? अगर आप हाँ कहते हैं तो हाँ के पक्ष में उत्तर दीजिए, ना कहते हैं तो ना के पक्ष में उत्तर दीजिए। मेरा जो उत्तर रहेगा वो हाँ में रहेगा, यस, जिसके पीछे कारण है। देखिए इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, 2/3 2 गुणा में 3 की बात कर रखी है, यानी आपको 2 नंबर के 3 पॉइंट्स को प्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट क्या है, विभिन्न संस्कृतियों का मेलजोल। इससे क्या हुआ है, विभिन्न संस्कृतियों का मेलजोल देखने को मिलता है। कई लोग
अमेरिका या वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हैं उस तरीके से रहते हैं, इंग्लिश बोलने लगे हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया करने लगे हैं। विभिन्न विभिन्न संस्कृतियाँ आपस में मिलने लगी हैं जिनसे लोगों का विकास भी हुआ है। इसके बुरे प्रभाव भी हैं, वो नहीं पढ़ने, जितना क्वेश्चन ने आपसे पूछा है आपको उतना आंसर देना है। तो पहला पॉइंट क्या है, विभिन्न संस्कृतियों का मेल जोल। अगला क्या है, विभिन्न त्योहारों का आनंद लेना। आप सभी को पता है कई त्यौहार ऐसे हैं जो बाहर की कल्चर के हैं जिन्हें हम बनाते हैं। क्रिसमस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम क्रिसमस त्यौहार करते हैं। हैलोवीन का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो इस सबसे क्या हुआ है, हम विभिन्न त्योहारों का आनंद लेते हैं, मज़ा उड़ाते हैं, मज़ा लेते हैं। नीली जीन्स और खादी कुर्ता। अमेरिका के द्वारा पूरे विश्व को नीली जीन्स का स्वाद चखाया गया। नीली जीन्स सबके पसंद आई, सबने नीली जीन्स को बहुत जल्दी अडॉप्ट करा। एक सांस्कृतिक विभिन्नता ये देखने को मिली और भारत भी पीछे नहीं रहने वाला था। भारत ने पूरी दुनिया को कह दिया खादी का कुर्ता, और पूरी दुनिया भारतीय खादी कुर्ते या भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित है। वास्तव में क्या है, हम लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं और वैश्वीकरण के प्रभाव के चलते हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। परंतु वास्तव में जो हमारा कल्चर है, हिंदुस्तान का कल्चर है, भारत का कल्चर है, वो काफ़ी सुंदर, शांति प्रिय और एक दिल को सुकून देने वाला कल्चर है। आप किसी भी कल्चर को उठा लीजिए, बेशक ट्रेंड कुछ भी चल रहा है, पर जो भारत का अपना कल्चर है आप उसको सादगी से देखिए, कितनी उसमें सादगी है, सुंदरता है और पवित्रता है। बहुत फ़र्क है और मैं प्राउड करता हूँ कि मैं भारत का निवासी हूँ और काफ़ी हद तक मैं अपनी संस्कृति को फॉलो करता हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन तो हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। 3 पॉइंट के बारे में हमसे पूछा है, हमने 6 नंबर अपने कवर कर लिए हैं। लास्ट पॉइंट फिर भी करते हैं, विभिन्न खान पान की वस्तुएं अवेलेबल होना। देखिए, मैकडोनल्ड का जो बर्गर है, ये जो मैकडोनल्ड है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अमेरिका के द्वारा पूरी दुनिया में पेश किया गया। तो सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े, लोगों का रहना सहना बदल गया, कपड़े पहनना, बोलना चालना, किस प्रकार से व्यवहार करना, इन सारी चीज़ों में चेंज आया। तो हाँ, मेरा पक्ष ये है कि वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक विभिन्नता भी बढ़ रही है, जिसके पीछे के मैंने ये कारण दिए। आज हमने 1 नंबर के 17 क्वेश्चन यानी टोटल 17 मार्क्स, 2 नंबर के 10 क्वेश्चन टोटल 20 मार्क्स, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स, 6 नंबर का 1 क्वेश्चन यानी 6 मार्क्स, टोटल 51 मार्क्स को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और वीडियो जो है वैल्यूएबल लगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हाँ, मेरा एक्सपीरियंस 3 साल मेरे को पढ़ाते हुए गए, ये मेरा 4था साल है। पढ़ाते पढ़ाते ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आया हूँ कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो बस लाइक या कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ, वीडियो जो है हेल्पफुल है, वरना जैसा आपको ठीक लगे वैसे कीजिए। बाय, कल मिलते हैं हिस्ट्री के टॉप 30 या सुपर 30 के साथ।